सब लोग देखो, ये जो टॉपिक था गुडविल वैल्यूएशन, कल हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको कल नोटिंग भी कराया था। हम लोगों ने ये चीज नोट कर लिया था, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। अब आप लोगों को जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, मैंने अभी तक एक फॉर्मूला लिखवाया, सुपर प्रॉफिट मेथड अभी हमको स्टार्ट करना बाकी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी स्टार्ट करना बाकी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है। देखो समझो आप लोग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि वो जो बेनिफिट हमने जो गुडविल पिछले सालों में कमाई, उससे हम लोग सिर्फ गुडविल के नाम पे अगले कितने साल तक बिजनेस कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे आज मैं आपको है ना इसको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री, अब हमको पता है इसके जो मेन प्रमोटर्स है वो अंबानी ग्रुप है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अज्यूम करो ये अंबानी ग्रुप इससे विड्रॉ कर ले, तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगी क्या? नहीं भाई, हाँ ऐसा हो सकता है कि उस पेस पे ग्रोथ नहीं होगी जितनी होती है हर साल, लेकिन उस इंडस्ट्री का अपने आप में इतना बड़ा नाम क्रिएट हो चुका है कि अपने नाम से वो अगले 2 साल तक तो बिजनेस कर लेगी, अगर कुछ भी एफर्ट नहीं डालें तो। एफर्ट मतलब सिर्फ काम करते रहे, ना कोई प्रमोशन करें, ना कोई कुछ करें। उस बिजनेस ने अपना खुद का नाम क्रिएट कर लिया है कि बिजनेस के नाम से लोग आएंगे। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है, आपने जो पिछले सालों में मेहनत करी उससे आगे कितने साल आप आराम से चल पाओगे बिना कोई एफर्ट डाले, ये होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है, वॉट एवर एफर्ट यू हैव डन इन लास्ट ईयर, पिछले मान लो 10 सालों से मेहनत करते आए हो, अब 10 सालों से मेहनत करी और मान लो आज मेन ओनर चला गया, तो बिजनेस का खुद का भी तो नाम क्रिएट हुआ। तो उस नाम से अपन अगले कितने सालों तक काम कर पाएंगे, ये होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हाँ, ये अपने को अभी देखो इस लेवल पे तो क्वेश्चंस में गिवन होता है, ठीक है ना। हायर लेवल पे जाके आप सीखोगे कैसे अनुमान लगाते हैं, मतलब हाउ आप उसको कैसे एस्टिमेट करते हो, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अभी तो आप जो क्वेश्चन करोगे 12th लेवल तक तो क्या आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 है 3 है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बट हाँ, व्हेन यू गो एट हायर लेवल, वहां पे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताया था, अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। देयर इज वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको ध्यान है बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, आर रिटन गाइडलाइन कि अकाउंटिंग करनी कैसे। वहां पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? 26। अभी इंडिया में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब जैसे मान लो मैंने कहा एक चैप्टर है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है। जब अपन वहां जाएंगे तो AS 3 सीखेंगे। अब AS 26 जो है ना वो डील करता है इनटेंजिबल एसेट से, वहां आपको सिखाता है कि एस्टिमेट करना कैसे। बट अभी आपको इस लेवल पे क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन होगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब कि आगे कितने साल तक अपने नाम से आप बिजनेस कर सकते हो, तो गुडविल निकल जाएगी। बोलो आई बात समझ में? अब कल से मैं आपको समझा रहा था कि गुडविल को यह ध्यान रखना, 2 तरह की गुडविल होती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ऐसी गुडविल जो मैंने मेहनत करके कमाई, मैंने एफर्ट डाला तो मैंने गुडविल क्रिएट की। दैट टाइप ऑफ गुडविल इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज मतलब होता है हमने किसी गुडविल को खरीद लिया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं जब बात करता हूं इस पॉइंट की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अब यहां पर है ना मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 यहां पर यह बोलता है कि गुडविल 2 तरह की हो सकती है, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। और वो हमेशा ये बात बोलता है कि आज जैसे मान लो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कि मेरी गुडविल निकालनी है। अब मेरे को मेरी गुडविल निकालनी है, तो आपसे मैंने पूछा बताओ मैंने कैसा पढ़ाया आपको, आपने कहा सर अच्छा पढ़ाया। मान लो कुछ नालायकों ने बोला नहीं सर बेकार पढ़ाया, ठीक है ना, तो उनकी नजर में मेरी गुडविल 0 है। लेकिन अच्छा पढ़ाया तो आप बोलोगे सर गुडविल आपकी ठीक है ना। अब आप एक चीज समझो, मैंने आपसे पूछा मेरे को बताओ मेरी गुडविल कैसी है, आपने कहा सर अच्छी गुडविल है। अब मैंने कहा अच्छा मतलब ये बताओ कितने की गुडविल है मेरी। भाई कितने, भाई हर चीज को मेजरमेंट तो पैसों में करना पड़ेगा ना। आज जैसे मान लो मैंने मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोला,
तो मतलब अपने को मेजरमेंट तो मनी में करना पड़ेगा ना। आज मैंने कहा मेरी गुडविल कैसी है, आपने कहा अच्छी है। अब अच्छी को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हर चीज का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? हर चीज का मेजरमेंट किसमें करना पड़ता है आपको? मनी में। अब मॉनेटरी टर्म में जब हम मेजरमेंट करते हैं, अब जैसे मान लो मैंने मेरी गुडविल कैलकुलेट करी और मैंने मेरी गुडविल निकाली और मान लो गुडविल आई लेट से 50,000 रुपए की। मान लो मैंने मेरी गुडविल कैलकुलेट करी और वो गुडविल कितने की आई? 50,000 की। अब ये मैंने कैलकुलेट करी है। अब मैंने कहा यार मेरी तो गुडविल 50,000 की। अब जैसे मान लो बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा है, हो सकता है कोई बिजनेस ऐसे ही बोले भाई हमारी गुडविल 50 लाख की है। अब एक चीज तो समझ में आती है कि आपने किसी बिजनेस से, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था मारुति और फोर्ड का, वहां मैंने बताया था मान लो अपन ने, मारुति ने लेट से फोर्ड को परचेज किया, असेट 8 लाख के थे, लाइबिलिटी 3 लाख की थी। तो बोलो असेट कितने के खरीदे? 5 लाख, और पेमेंट किया मान लो 6 लाख। अब 5 लाख के असेट के अगेंस्ट आपने पेमेंट कितना किया? तो सर 5 लाख के असेट खरीदे और पेमेंट कितना कर रहे हैं? 6 लाख। इसका मतलब तो क्लियर दिख रही, 1 लाख रुपए गुडविल के दिए। तो सर अगर इसको रिकॉर्ड करना है तो आप क्या बोलोगे? सर असेट कितने बुक्स में रिकॉर्ड करें? तो असेट अकाउंट डेबिट करेंगे भाई। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर असेट कितने खरीदे? 8 लाख। लाइबिलिटी कितने की आएगी? 3 लाख। ऐसे हो गया ना एंट्री, लाइबिलिटी क्रेडिट किया, असेट डेबिट किया। अब पेमेंट कितना करना है? 6 लाख। तो मैंने कहा सर पेमेंट करना है तो हम लोग लिख लेते हैं असेट टू लाइबिलिटी टू, ये लिखा मैंने 8 लाख, ये लिखा 3 लाख। कैश कितना दिया? अब 1 लाख रुपए कहां रिकॉर्ड करूं? तो आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए क्या करो? गुडविल। यस और नो? अब मैंने असेट क्रिएट किया, गुडविल क्रिएट की, लाइबिलिटी क्रिएट की, कैश कम हो गया। तो अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो आप बोलोगे सर असेट कितना दिखेगा? गुडविल कितनी दिखेगी? इधर 1 लाख। लाइबिलिटी कितनी दिखेगी? इधर 3 लाख। और कैश जितना भी था कम हो गया कैश। यस और नो? तो सर ये तो समझ आता है कि आपने गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करी। अब है ना, बहुत अच्छे समझना मेरी बात। देखो आप लोग अगर हर चीज ध्यान से सुनोगे ना, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे चीजों के समझ में आ जाएंगे। वरना पता है आगे जाओगे ऐसी बैलेंस शीट दिखेगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा करना क्या। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो गुडविल है ये आपको बैलेंस शीट में नजर आएगी? ऑब्वियसली बात है सर, असेट आपने डेबिट किया 6 लाख, आप 8 लाख डेबिट किया, गुडविल 1 लाख डेबिट करी, लाइबिलिटी 3 लाख और कैश 6 लाख। तो सर असेट दिखेगा 8 लाख, गुडविल दिखेगी 1 लाख और लाइबिलिटी कितनी दिखेगी क्रेडिट में? तो इसका मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रही है हमको, वो परचेज गुडविल है। यस और नो? भाई ऐसी गुडविल जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है वो खरीदी हुई गुडविल होगी। अब मैंने ऐसा बोला, अपन जब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करेंगे, आपको अभी आगे जब एडमिशन में जाएंगे आपको बैलेंस शीट दिखेगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस शीट और बोलेगा किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, आपको इधर दिखेगा असेट दिख रहे और साथ में गुडविल दिखेगी। अब आप ये समझ जाना, अगर बैलेंस शीट में गुडविल नजर आ रही है तो वो खरीदी हुई गुडविल हो सकती है। अब ये बात की मैंने खरीदी हुई गुडविल की एंट्री के थ्रू भी आपको समझा दिया मैंने। अब मान लो गुडविल ऐसी है जो हमने लेट से सेल्फ जनरेट करी, मैंने खुद में मेहनत करके जनरेट करी और मैंने एसर्टेन किया। होता क्या है, जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, मैं आपको क्या एक रिटर्न एग्रीमेंट बता दूंगा कैसे डीड्स बनती है, फिजिकल कैसे होती है एग्रीमेंट। अब मान लो एक डीड बनी, 3 पार्टनर थे एबीसी और तीनों मैच्योर्ड पार्टनर थे जो अच्छे से काम कर चुके हैं, 10-10 साल अपने बिजनेस में काम कर चुके हैं। अब इन तीनों को ये पता है कि यार आज हम एग्रीमेंट बना रहे हैं तो हर आदमी सोचता है कि यार पैसों को लेके बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी डे 1 पे हो जाए ताकि आगे बिजनेस बड़ा हो तब दिक्कत नहीं आए। अब ये इसी दिन जब एग्रीमेंट बनाएंगे ना, तो ये इसी दिन गुडविल को लेके एग्रीमेंट में पॉइंट लिख देंगे कि आज से मान लो 10 साल बाद बी छोड़ के गया तो ये लिखेंगे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर ही वुड बी पेड कैपिटल प्लस गुडविल। लेकिन अब गुडविल को वैल्यू कैसे करना है वो तरीका लिखेंगे कि गुडविल वैल्यू वैल्यूड बाय प्रॉफिट अर्न इन कमिंग 10 ईयर, कुछ भी मेथड हो सकता है। तो ये डीड में लिख देंगे कि आज हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, अब ऐसा भी लिख सकते हैं 3 साल तक गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि 3 साल तो गुडविल बनाने में लगेगी। तो इनने मान लो ऐसा लिखता है कि 5 साल बाद मान लो कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो वी पेड कैपिटल प्लस गुडविल।
अब नीचे लिखेंगे एग्रीमेंट के अंदर कि गुडविल को निकालना कैसे, तो इन तीनों ने साइन कर दिया, तीनों ने एग्री कर लिया। अब आप एक चीज समझना, ये जो गुडविल इनने निकाली, ये कौन सी गुडविल हुई? खुद की मेहनत वाली गुडविल। अब इनको जरूरत कब पड़ी निकालने की? जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, बाकी तो जरूरत ही नहीं है ना भाई, बाकी क्यों निकालूं मैं खुद की गुडविल? या कोई पार्टनर एडमिट हुआ तो बताना पड़ेगा कि जब भी आप मान लो 10 साल बाद हमने सोचा कभी भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो कैपिटल है गुडविल भी लेकर आएगा, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? डीड में लिखेंगे। अब आप एक चीज समझो, इनने जब ये गुडविल निकाली, इस गुडविल को निकालने का मेन पर्पस क्या था? कोई पार्टनर रिटायर हो या कोई पार्टनर एडमिट हो इसलिए करना है, बाकी तो कुछ काम ही नहीं है इसका। अब ये गुडविल निकाली और मान लो ये गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपए। निकालने का तरीका अपन अभी सीखेंगे। ये गुडविल कितने की है? अब ये सोचते हैं यार इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो बताओ कैसे करोगे इसको रिकॉर्ड? कर ही नहीं, कैसे रिकॉर्ड भाई? आज मान लो मैं चाहता हूं ये 1 लाख गुडविल, मैं मेरी गुडविल को होता हूं 5 लाख रुपए। अब 5 लाख तो मैंने निकाली ना, तो 5 लाख मैंने निकाली, मैं चाहता हूं मैं मेरी जो बैलेंस शीट बनाऊं उसमें 5 लाख गुडविल लिख दूं। कैसे लिखूंगा? ये तो मेरी मेहनत की गुडविल है, कैसे लिखूंगा? आप हाँ, किसी को खरीद के लाए और दिख रहा है कि गुडविल है तो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट खुद की गुडविल कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स के अंदर? आप क्या करोगे? गुडविल को आप डेबिट करोगे, और कौन सी डेबिट करोगे? खुद की गुडविल कैसे डेबिट करूंगा? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है वो इस बात को क्लियर बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो। मतलब सर, अगर कभी भी हम लोग कोई बैलेंस शीट देख रहे हैं और बैलेंस शीट में अगर गुडविल नजर आ रही है तो वो इंप्लाइड है, वो गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। वो कभी भी सेल्फ जनरेटेड नहीं हो सकती। बोलो आई बस नहीं, उसने तो कैलकुलेशन कहां करी? वो तो उसने तो महंगे में बेचा आपको भाई। वो तो बोलती है, आज जैसे मान लो मैंने कहा इस पेन की एमआरपी 20 रुपए लग रही है इसके ऊपर, आप समझना, ये पेन आप खरीदने गए, इसकी एमआरपी 20 रुपए प्रिंटेड है, एमआरपी 20 रुपए। आपने शॉपकीपर से पूछा कि ये पेन क्या रेट पे दिया? वो बोलता है भैया मैं 30 रुपए पे दूंगा। अब आप कहते हो यार इसके ऊपर लगा तो 20 रुपए, वो बोलता है मैं तो 30 रुपए लूंगा, लेना हो तो लो वरना मत लो। अब आपको जरूरत है तो आप पे करोगे 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आप पेन को रिकॉर्ड तो 20 पे करोगे ना, पेन को थोड़ा 30 पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया, आपको पता है मैं गुडविल के नाम का पैसा दे रहा हूं, तो ये 10 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे किया उसको गुडविल में डालोगे आप। आई बात समझ में? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल नजर आती है वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। मतलब आप जब हायर लेवल पे जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो जाकर के, ठीक है ना? तो इंटर लेवल पे जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं सारे, तो वहां पर हम लोग इस चीज सिखाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 क्लियर ये बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ गुडविल। लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल। हाँ, अभी एक ही फॉर्मूला है, पहले टाइप्स ऑफ गुडविल फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना? अगला हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल। अब लिखो फर्स्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखना, दैट गुडविल which has been created by efforts of previous years, which have been created by efforts of previous years, मतलब पिछले सालों की मेहनत से हमने क्रिएट की। This goodwill is never recorded in the books। ब्रैकेट में लिख देना AS 26। तो फिर तो वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे उस केस में, तो एक्ट में कुछ भी गिवन नहीं है, फिर म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा उन पार्टनर्स को, है ना? और जनरली डीड का पॉइंट, गुडविल का पॉइंट लिखते ही है,
मैं आपको है ना मोस्ट प्रोबेबली मंडे को एक रिटर्न एग्रीमेंट बताऊंगा, ठीक है ना, कि पार्टनरशिप डीड बनती कैसे है, मतलब कैसे उसके अंदर सारे पॉइंट की प्रैक्टिकल कैसे डीड बनती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसकी एक डीड पड़ी है मेरे पास, मैं आपको बता दूं कैसे डीड बनती है। आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये सब लिख करके लिखा, समझ में आया? हाँ, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अकाउंटिंग कैसे करनी है वो पार्ट अपन पढ़ेंगे आगे परचेज गुडविल का। अब लिखो सेकंड, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल लिखना, दैट गुडविल which is shown in balance sheet and is purchased on acquiring of another business, किसी और बिजनेस को खरीदने पे वो गुडविल हुई, तो वो कहलाती है परचेज गुडविल। तो बताओ समझ में आई ये बात? वापस समझाओ, क्लियर है? तो बताओ गुडविल कितनी तरह की? दो, कौन कौन सी बोलो? परचेज और कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती? सेल्फ जनरेटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। अब सब लोग ध्यान देना, अब सबको एक तो ये वाली बुक चाहिए, मैं डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें आएंगे आप लोग चैप्टर नंबर 2 पे। कम टू चैप्टर नंबर 2 इन दिस बुक। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 2.27। कम टू चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 2.27। स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 2.27। पेज नंबर 2.27। हाँ, एक्सरसाइज वाला पेज नंबर 2.27। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.27। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे सब लोग। पेज नंबर 2.27, क्वेश्चन नंबर 1। देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 1 पे, गुडविल इज वैल्यूड एट। अब गुडविल को वैल्यू कैसे करना है? 3 ईयर परचेज। देखो ध्यान देंगे, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज है और कितने साल का एवरेज लेना है? 4 साल का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर्थ। अब एवरेज लेना है 4 साल का और कितने ईयर ऑफ परचेज लेना है? 3 ईयर परचेज। अब आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। आपको प्रॉफिट कितने साल के गिवन है? पिछले 4 साल के गिवन है। 12,000, 18, 16 और 14। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। समझ में आया? ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। लिखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। लिखो एवरेज प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट 12,000 प्लस 18,000 प्लस, और अगर चलो देखो एवरेज प्रॉफिट 12,000 प्लस 18 प्लस 16, किस में डिवाइड कर दें इसको? क्योंकि 4 साल है तो 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 14 60, एंड वन डिवाइड बाय 4 15,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आता है। समझ में आया? तो बोलो अब गुडविल क्या हो जाएगी? 3 ईयर परचेज है 45,000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2,
कॉपी करेंगे फटाफट एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर। अब प्रॉफिट पिछले 5 सालों का 4 लाख, 398, 4.5 लाख, 445 एंड 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब बोलो एवरेज कितने साल का लेना है? 5 साल। कितने ईयर ऑफ परचेज है? 4। तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करूं सबसे पहले। तो लिखो आप लोग एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, सबको ऐड कर ले, 4 लाख प्लस 398 प्लस 4,50,000 प्लस डिवाइड बाय 5। 4 लाख प्लस 398 प्लस 450 प्लस 445 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 कितना आता है ये? 21,93,000 डिवाइड बाय 5। एक बार चेक कर लेना वैल्यू सही आ रही ना? ठीक है, सेम आ रहा है ना? तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 438,600। ये एवरेज प्रॉफिट आया पिछले 5 सालों का। एवरेज मतलब किसी साल कम कमाया, किसी साल ज्यादा कमाया, बट एवरेज कितना कमा लिया हमने? 4,38,600। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल कितने टाइम पे वैल्यू करनी है? 4 ईयर परचेज। तो गुडविल इक्वल्स टू इंटू 4। तो 438,600 इंटू 4 तो आएगा 17,54,400। 17,54,400। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 पे। पढ़ो एक बार। पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ध्यान देंगे, दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स है पूरब एंड पूर्वी। तो ध्यान दो, दो पार्टनर्स है पूरब एंड पूर्वी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। अब दो पार्टनर्स है, क्या रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। दे एडमिट पर इनटू पार्टनरशिप। अब एक नए पर्सन को एडमिट किया, क्या रेशियो के लिए? 1/4 ऑन 1 अप्रैल 2023। अब यहां पर है ना, एक चीज ध्यान रखना, देखो यहां डेट का बहुत अच्छे से समझना। इनने एडमिट किया उसको 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है? आगे पढ़ो। फॉर दिस पर्पस, अब इसके लिए गुडविल इज टू इवैल्यूएट 4 टाइम द एवरेज एनुअल ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब इनने एडमिट किया, उसको ये बोला कि हम जो गुडविल का वैल्यू करेंगे वो एवरेज पिछले 4 या पिछले 5 सालों का। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो एवरेज या तो पिछले 4 या पिछले 5। अब पिछले 4 मतलब इससे लास्ट 4 ईयर, और पिछले 5 मतलब इस डेट से लास्ट 5 ईयर। पिछले 4 में बिल्कुल ढंग से समझना, इससे पिछले 4 साल या इसके पिछले 5 साल, दोनों का एवरेज निकालेंगे और जो भी ज्यादा होगा वो एवरेज ले लेंगे। आगे देखो, द एग्रीड प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 ईयर वाज दिस। तो अपने को कैसे करना है? गुडविल इज टू वैल्यूएट 4 टाइम, आगे ध्यान से पढ़ना उस लैंग्वेज को, 4 टाइम द एवरेज एनुअल ऑफ प्रीवियस 4 और 5 व्हिचएवर इज हायर। तो आप पहले एवरेज 4 का निकालो और एवरेज 5 का निकालो, जो भी ज्यादा उसको ले और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो?
इंटू 4 कर दो। आई बात समझ में? तो लिखो आप लोग, देखो एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में लास्ट 4 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों के। अब बताओ पिछले 4 साल मतलब 2023। देखो अब यहां पे ना ये लैंग्वेज भी पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। दे एग्री द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल फॉर द पास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च। डेट का बहुत ऐसे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में भी डेट इन्वॉल्व है, आगे जाओगे तो डेट का बहुत बड़ा मैटर करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड क्या बोल रहा है? 31 मार्च। अब क्या बोला? 2019 आपको ऐसे दे दिया, 2020, 2021, 22 और 23, मतलब 31 मार्च 19 एंडेड 31 मार्च के बाद आपको ऐसे गिवन है, मतलब 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च। अब बताओ 31 मार्च 23 है, तो ये ईयर कौन सा हुआ? मतलब पिछला साल हो गया। आप स्टैंड कहां पे कर रहे हो अभी? 23-24 में। तो ये पिछला पहला साल, ये सेकेंड लास्ट ईयर, ये थर्ड लास्ट ईयर, ये फोर्थ लास्ट ईयर। आई बात समझ में? वापस समझाऊं, 31 मार्च ईयर एंडेड है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ईयर एंडेड कब का है? 31 मार्च। अब जब ये बोला ईयर एंडेड 31 मार्च, आगे लिख दिया 2019, तो इसका मतलब ये ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च। आगे लिखा 2020, मतलब ये ईयर एंड क्या है? आगे लिखा 2021, मतलब ये ईयर एंड क्या है? समझ आ रही है बात? यस और नो? तो अब आप मेरे को बताओ, जब मैंने बोला 31 मार्च 2023, तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 चला ना? 31 मार्च 2022 तो फाइनेंशियल 21-22 चला। यस और नो? गेटिंग अ? मैं ऐसा बोलता हूं 31 मार्च 2024 तो फाइनेंशियल 23-24 है। समझ आ रहा है? अब पता है, कभी भी ध्यान रखना, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, और मान लो सिर्फ ऐसे लिखा हो, दिस इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। आई बात समझ में? तो यहां पर बच्चे गलती करते क्या है, 2019 देखा वो कैलेंडर ईयर समझ लेता है, बट ऊपर एक लाइन गिवन है ईयर एंडेड 31 मार्च, वो लाइन पे ध्यान रखना। समझ आई बात? शुड एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, तो अब लिखो एवरेज पिछले 4 सालों का, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, ये लिख देना, ये लिख लिया। ठीक है, अब पिछले 4 साल मतलब 23, 22, 21 और 20। ठीक है, तो 23 का कितना है? 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500। इसमें क्या डिवाइड कर दूं मैं? 4। ये पिछले 4 सालों का लिया। 5,6 डिवाइड बाय 4, तो ये आता है 1,412। अब आप बताओ बेटा, ये एवरेज कितने सालों का हुआ? 4 का। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज 4 का या 5 का, जो भी ज्यादा हो। एवरेज 4 का लो और 5 का लो, जो भी ज्यादा हो। अब मैं एवरेज 5 साल का ले लूं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं एवरेज 5 साल का ले रहा हूं तो ये 4 में 23 आ गया, 22 हो गया, 21 हो गया और 20 हो गया, तो 19 और जोड़ दूं, तो ये फिगर तो 4 का तो एज इट इज रहना है। तो इस 56,500 में फर्स्ट ईयर वाला और जोड़ दूं, कितना? 14,000, और किससे डिवाइड कर दूं? 5 से, तो ये आता है 70,500 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 14,100। तो एवरेज 5 साल का आया 14,125 और एवरेज 4 साल का आया 14,100। एवरेज 5 साल का आया 14,125 और एवरेज 4 साल का आया 14,100।
अब बोलो किसको लेना है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो हायर कितने साल का है, 4 ईयर वाला है, तो लिखो आप 14125 विल बी कंसिडर्ड। तो गुडविल क्या हो जाएगा, 14125 4 टाइम्स है, तो ये 56,000। ये इंटू 4 क्यों किया, क्वेश्चन में गिवन है 4 टाइम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है 4 टाइम्स, ध्यान रखना, इसलिए इंटू 4 किया है मैंने। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 टाइम्स। कर लिया, हाँ चले। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, एनी डाउट, ठीक है। अब देखो समझना, ये तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट सीखा कि गुडविल का वैल्यूएशन करना कैसे, और स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत सिंपल थे ये वाले, इनमें न तो कोई एडजस्टमेंट था, एक सिंपल आपको क्वेश्चन गिवन था, आपको गुडविल निकालना था। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस वन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ब्रैकेट में लिखो पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बेस चालू होगा और ध्यान से समझना आप लोग, है ना। अब फॉर्मूले के साथ साथ आपको वापस एप्लीकेशंस भी करनी पड़ेगी, और ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हुआ चलूंगा, 5-10 मिनट, देखो ध्यान देंगे सब लोग। अब मैंने क्या बोला, गुडविल का कैलकुलेशन, और साथ में एक वर्ड बोला बच्चों, कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान देना सब लोग प्लीज, है ना। गुडविल का कैलकुलेशन और साथ में एक वर्ड बोला पास्ट एडजस्टमेंट। अब सर ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात। देखो आप है ना, एक चीज समझना ध्यान से, मेरे को गुडविल कैलकुलेट करनी है। अज्यूम करो, जसमीत, अब देखो ये वाला कंसेप्ट समझना, बातें नहीं, अब इधर ध्यान दो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लेकिन साथ में क्या लिखा मैंने, पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज बहुत सिंपल लॉजिक समझना, मैंने ऐसा बोला मेरे को गुडविल निकालनी। अब मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मेरे को मेरे पढ़ाने की गुडविल निकालनी, तो आपने पूछा, मान लो एक कोई प्रोफेशनल हायर किया, मैंने देख भाई मैं पढ़ाता हूं, मेरी पढ़ाने की गुडविल निकाल, तो वो पूछेगा आपका पढ़ाने वाला प्रॉफिट बता दो कितना है, कि पढ़ाने का जो आपका बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट है। तो मैंने कहा पिछले 4 सालों में, पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा, मैंने कहा पहले साल मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 25,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरे साल मेरे को 15,000 का लॉस हो गया, और चौथे साल मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने उसको ये बोला, ये सिचुएशन, प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने क्या बोला, वो बोलता है कि आप बताओ सर आपके पढ़ाने की गुडविल निकालनी है। मैंने कहा आपका प्रॉफिट बताओ। मैं देख भाई पहले साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 25 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 15 का लॉस हुआ। अब वो मुझसे पूछता है लॉस कैसे हो गया, बोला आपका तो सर्विस इंडस्ट्री, लॉस कहां से हो गया, बोला आप सामान तो बेच ही नहीं रहे हो। मैंने कहा यार नहीं, लॉस तो पढ़ाने से तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने कोई शेयर मार्केट में काम किया था, और शेयर मार्केट में एक शेयर में नीचे वैल्यू चली गई, और वहां मेरे को 30,000 का लॉस हुआ था, या मान लो 32,000 का फिगर इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा यूं तो प्रॉफिट हुआ था पढ़ाने से, लेकिन कोई शेयर मार्केट का काम किया था, और वो शेयर मार्केट में मेरे को 32,000 का क्या हो गया था, लॉस हो गया था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं गुडविल मेरे पढ़ाने के बिजनेस की निकाल रहा हूं,
तो गुडविल जब भी मैं मेरे पढ़ाने के बिजनेस की निकालूंगा तो मैं प्रॉफिट प्योर वो लूंगा विच अराइज ड्यू टू माय मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। भाई जो मेरी मेन एक्टिविटी उसका प्रॉफिट लूंगा ना। ये जो लॉस है बताओ, अब जैसे मान लो आज मैं तुमको पढ़ाने आया, अब मान लो मैंने कहा यार मेरे को कल क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया और मेरे को लगभग लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे एक दो बच्चे बोले हमको तो नहीं पढ़ना सर आपसे। बोले क्यों? बोले आप शेयर मार्केट में लॉस कर देते हो। बोले आपकी गुडविल खत्म हो गई। तो आप मेरे को एक बात बताओ, वो शेयर मार्केट लॉस से मेरे इस बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या, ठीक है ओवरऑल मैं देखूंगा तो नेट प्रॉफिट मेरा कम हुआ, बट शेयर मार्केट के लॉस में क्या मेरी गुडविल तुम्हारे सामने खत्म हुई क्या? नहीं। मेरी बात समझे आप? इसी तरह मान लो, एक चीज समझना, अज्यूम करो मैंने कहा 5वें साल, उसने कहा चलो मैं 5 साल का बताओ मेरे को, तो 4 महीने समझ आ रहा, 5 साल का बताओ। मैंने कहा 5वें साल मान लो मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब उसने कहा यार ये कैसे बैठ गया, ऐसा क्या करा 5वें साल के 10 लाख का प्रॉफिट हो गया? मैंने कहा मैंने इस साल क्या किया, कोई जमीन खरीदी और जमीन का सौदा किया था और खरीद के मैंने जमीन बेच दी। मतलब जिस साल खरीदी उस साल मैंने बेच भी दी थी और कोई अच्छी डील आई थी तो 10 मेरे को उस पर लगभग 9.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे को 9.5 लाख का प्रॉफिट हुआ जमीन बेचने पे, अब मैं आया तुम्हारे सामने तो मैंने कहा देखो कल भाई मेरे को 9.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, आप चिल्लाओगे पार्टी पार्टी पार्टी, है ना? अब 9.5 लाख के प्रॉफिट से गुडविल नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक मान लो मैंने 500 पार्टी दी तो मेरी गुडविल कम और हो जाएगी कि सर तो प्रॉफिट कमाते हैं ना, हमको पार्टी देते नहीं है। मेरी बात समझे आप? मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, ये प्रॉफिट होगा तो पार्टी मिलेगी ना, प्रॉफिट दो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, है ना? वो एक कहावत है ना, गांव बसा नहीं और पहले लोग आ गए सब मांगने के लिए, है ना? तो अब चलो ध्यान दो, अब क्या हुआ 9.5 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, होने दो पहले, फिर 500 रुपए की पार्टी मिलेगी, फिर दुआ करो कल सर को 9.5 लाख का प्रॉफिट हो, है ना? ठीक है? अरे चलो ध्यान दो, अब आप मेरी बात समझो, सुनो अब ध्यान से। 9.5 लाख का फिर भी इन दोगे, पिछले साल जितनी पार्टी थी ना मैंने, नालायक। चलो सुनो अब मेरी बात सुनो, अब प्लीज अब ध्यान देना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 10 लाख के अंदर प्रॉफिट तो हुआ, बट आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 9.5 लाख का प्रॉफिट था, प्लीज ध्यान देना एक बार, बताओ क्या इस 9.5 लाख के प्रॉफिट से मेरी गुडविल बढ़ेगी क्या बिजनेस की? नहीं। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अबनॉर्मल नेचर आइटम्स। क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल नेचर आइटम। और जब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट लेंगे वो प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट लेंगे। ट्रेडिंग मतलब मेरे बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर ऐसा कोई प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो उसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना, मैं जब भी गुडविल कैलकुलेट करता हूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, गुडविल को निकालने के लिए जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट मेरे बिजनेस के प्रॉफिट होने चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट ऐसा है जो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, एंड दैट प्रॉफिट इज इन नेचर ऑफ अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन, तो उस प्रॉफिट को मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा वाइल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब सर एक्सक्लूड कैसे करेंगे? अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो यहां 15,000 का मेरे को लॉस दिख रहा है और क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें 32,000 रुपए का लॉस एडजस्ट हो चुका है। मेरी बात फिर से सुनना, यहां मेरे को 15,000 का लॉस नजर आ रहा है और क्वेश्चन ये बोलता है दिस 15,000 इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 32,000 लॉस ड्यू इन शेयर मार्केट। वापस सुनो, आपको ऐसा लिखा हुआ है 15,000 का लॉस है और ये बोल रहे ये 15,000 इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 32,000 लॉस इन शेयर मार्केट। अब आप मेरे को बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको जब अपने, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट था। अब मेरे को जब मेरे बिजनेस के प्रॉफिट की तरफ जाना है
तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, तभी तो आप रूटीन प्रॉफिट, क्योंकि लॉस है ना, तो लॉस से तो आपको प्रॉफिट में आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट में जा पाओगे। इसका मतलब ये हुआ था कि मेरे को 17,000 का प्रॉफिट हुआ था भाई, इस 15,000 में अगर मैं 32,000 जोड़ दूंगा तो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना था, और 32 घटाऊंगा तभी तो फिगर आया। तो अगर अबनॉर्मल नेचर का लॉस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह मान लो मेरे को अबनॉर्मल नेचर का गेन है, जैसे आज मान लो मैंने कहा ये 10 लाख प्रॉफिट में 9.5 लाख का प्रॉफिट हुआ फ्रॉम शेयर मार्केट। 10 लाख के प्रॉफिट में 9.5 लाख का प्रॉफिट हुआ फ्रॉम शेयर मार्केट। तो जब मेरे को मेरे रूटीन बिजनेस के प्रॉफिट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 10 लाख में 9.5 लाख को तो 50,000 आया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी गुडविल निकालेंगे, ऑलवेज द प्रॉफिट विच यू विल कंसिडर वुड बी रूटीन प्रॉफिट। अब आप एक बात बताओ, मैंने कहा मान लो, अब मैं उसको एक और बात बोलता हूं जिसको मैंने हायर किया, कि मैंने कहा ये जो चौथा साल था ना इसमें मैंने अभी तक रेंट को माइनस नहीं किया। रेंट मतलब मेरे बिजनेस पे जो किराया देता था वो माइनस करना बाकी है अभी। अब बताओ, रेंट तो मेरे बिजनेस का रूटीन एक्सपेंस है, उसको हटाना तो पड़ेगा ना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मान लो 5,000 रुपए किराया था तो माइनस कर दो, एम्प्लॉय की सैलरी है माइनस करो, क्योंकि रूटीन मतलब अपने को प्रॉफिट वो लेना है जो प्योर बिजनेस एक्टिविटी थे। अगर कोई रूटीन एक्सपेंस लेस नहीं हुआ तो लेस कर दो, रूटीन इनकम जुड़ी नहीं तो जोड़ दो, अब नॉर्मल नेचर के आइटम है तो उसको रिमूव कर दो। अब सर रूटीन नेचर में क्या आएगा, मान लो इंश्योरेंस करवाना बाकी है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है वो रूटीन खर्चा है। मान लो पार्टनर की सैलरी देना बाकी है, रूटीन खर्चा है। किराया देना बाकी है, रूटीन खर्चा है। बिजनेस का खर्चा होना चाहिए जिसकी गुडविल निकाल रहे हैं अपन। अगर अब नॉर्मल गेन है तो एक्सक्लूड करो, और अब नॉर्मल लॉस है तो भी एक्सक्लूड करो। हाँ बोलो उन्हें। कमीशन रूटीन इनकम है तो ऐड करेंगे उसको, ड्राइंग वाइंग गिवन नहीं होगी, प्रॉफिट पे ड्राइंग का क्या इंपैक्ट आता है। बोलो आई बात समझ में, एनी डाउट? तो ये पॉइंट और लिख लो, बस के क्वेश्चन फिर कल से करेंगे। लिखो आप, लिखना। द पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूड, बस 2 मिनट की और क्लास है, पॉइंट लिखवा रहा हूं बस, फिर एंड कर रहा हूं मैं। पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूड abnormal gain and abnormal loss. Goodwill will always be calculated on trading profit. Trading मतलब business profit. Goodwill will always be calculated on trading profit.